नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत जॉर्डन प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर दोनों देशों की एकजुटता को सराहा। जॉर्डन किंग ने भारत से दोस्ती को बताया महत्वपूर्ण। जॉर्डन में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। हवाई अड्डे पर लेने पहुंचे पीएम और शीर्ष मंत्री। भारतीय समुदाय ने भी किया गर्मजोशी से अभिनंदन। कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। भाजपा की संसद में कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यभार किया ग्रहण। अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत। महाराष्ट्र में बहुप्रतीक्षित बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा। एक ही चरण में 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। और आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर। देश का निर्यात नवंबर में 19.37% बढ़कर 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचा। व्यापार घाटा 5 महीने के निचले स्तर पर। नवंबर में थोक महंगाई में 0.32% की गिरावट। तो समाचारों में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे की। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे का सोमवार को पहला दिन था। पीएम ने राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। दोनों देशों ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। यात्रा के अवसर पर दोनों पक्षों ने संस्कृति, नवकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना और पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग और अरेंजमेंट के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के पहले दिन मजबूत द्विपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। राजधानी अम्मान में हुई द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में आपसी सहयोग के सभी आयामों को और सशक्त बनाने की बात कही गई। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड बैठक के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ जॉर्डन के किंग की प्रतिबद्धता को सराहा। पीएम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भी भारत जॉर्डन एकजुट हैं। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। जॉर्डन के किंग ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए भारत के साथ मजबूत दोस्ती को महत्वपूर्ण बताया। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples.
And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people. इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर पीएम का स्वागत बेहद भव्य ढंग से हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री, शीर्ष मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन में रह रहे भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत पूरी गर्मजोशी से किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इन पलों को और भी यादगार बना दिया। विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री जॉर्डन के बाद इथियोपिया की यात्रा पर जाएंगे, तो इथियोपिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर बेहद उत्साहित है। ये साल 2011 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया की यात्रा है। बड़ी संख्या में शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और सामाजिक कार्यों से जुड़े भारतवंशी इथियोपिया के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के उत्साह और उल्लास का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 16 और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजकीय यात्रा पर होंगे। जबरदस्त उत्साह है इथियोपिया में रहने वाले भारतवंशियों के, और साथ ही साथ दिल खोलकर स्वागत करने के लिए, उन्मुक्त कंठ से स्वागत करने के लिए लोग जोर शोर से तैयारी में हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए संजय बोरा साहब हैं। सर, कैसे यात्रा को देखते हैं और कैसे ट्रेड, कॉमर्स, इन सब एक्टिविटीज में इन्हेंसमेंट आएगा? सर, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड द मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट रेप्यूटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे इंडिया में 3 डी से पूरा भारत की इंडस्ट्री और ट्रेड बदल लिया था। वन इज डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज डेमोग्राफी, और थर्ड वन इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। द सिमिलर वे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी भी उनके पथकरण पे चल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे डिजिटल हाईवे बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है इथियोपिया में। एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरह इवॉल्व हो रही है। ऑब्वियसली वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम इंडिया फुटस्टेप। कौन से ऐसे क्षेत्र और हैं जिनमें बेहतर योगदान संभव हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री का हम सभी लोगों की तरफ से, इथियोपिया वासियों की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करना चाहूँगा। औद्योगिक विकास का बहुत अच्छा ओपनिंग हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खास करके माइनिंग सेक्टर में। और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अभी भी 90 to 95% इम्पोर्ट होता है। अगर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती है हिंदुस्तान की, तो मैं सोचता हूँ कि ये अतुलनीय हो जाएगा इथियोपिया के लिए और भारत देश के लिए, जो कि हमारा जो बिलेटरल ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। मैत्री जोशी जी हैं, आपने इथियोपिया को प्रेजेंट किया प्रवासी भारतीय दिवस में इस बार जब उड़ीसा में। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ किस तरीके से देखती है महिला सशक्तिकरण को? प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नीतियों को अगर आर्थिक क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है, तो क्या नारी को भी उतना प्रतिनिधित्व मिलता दिख रहा है यहाँ पर? नमस्ते। नरेंद्र मोदी जी के अंडर हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स आए हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंड आई थिंक यहाँ पे भी, यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इंडियन गवर्नमेंट से सीख सकती है, स्पेशली ऑन द रिफॉर्म्स जो हम अभी रिसेंटली भी लेकर के आए हैं। स्पेस में जो वुमेन के लिए इतनी फ्लूइडिटी है फॉर पीपल, यहाँ पे आज के दिन में भी पार्लियामेंट में यहाँ पे बहुत सारी अच्छे अच्छे पोजीशन में लेडीज़ को रखा जा रहा है। एंड उसके पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इंडिया से उन्होंने ये चीज़ उठाई है एंड सीखी है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उनकी मीटिंग होगी, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में और भी चर्चा होगी। और यात्रा से और ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ होंगे। बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है इथियोपिया में। भारतीय शिक्षक बड़ी संख्या में यहाँ के राजनीतिज्ञों से लेकर यहाँ के व्यवसायियों तक उन्होंने शिक्षित किया। कैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कैसे कल्चरल कनेक्ट और बेहतर होगा? अभी इथियोपिया में 40 साल के पहले वो इंडियन टीचर्स इधर काम कर रहे हैं। सो बहुत कम से कम एक्चुअली 3,000 के साथ के इधर हिंदुस्तान एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं।
ये बहुत रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड इथोपिया। उसके बाद एक्चुअली ये इथोपियंस ये हमारा इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करेगा। बहुत इथोपियंस एक्चुअली ये टेलीविजन देख के हिंदी में बात करेगा, इसलिए मैं क्या किया एक्चुअली वो हमारा हिंदी प्रमोट करने के लिए हिंदी से हमारे सीखने के मैं ये किताब लिखा। हमारे हिंदुस्तान और इथोपियंस बहुत रेस्पेक्ट में है, बहुत रेस्पेक्ट किएगा। मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी शान। तो देश की आन बान शान को अपने दिलों में समेटे ये भारतवंशी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा आएंगे। निश्चित तौर से ये यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को ही नहीं, भारत इथियोपिया संबंधों के साथ साथ पूरी दुनिया को दोस्ताना संबंधों की नए मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेगी। कैमरा पर्सन शुभम के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, एडिस अबाबा। तो इथियोपिया में भी उत्साह का माहौल है। दरअसल प्रधानमंत्री मंगलवार को जॉर्डन की यात्रा संपन्न करके इथियोपिया जाएंगे और पीएम के दौरे से न केवल द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती मिलेगी बल्कि व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार होगा। भारत की सैकड़ों कंपनियां यहां एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। व्यापार और वाणिज्य के किन किन क्षेत्रों में दोनों देश नए अवसर खोज सकते हैं, इसको लेकर एक दशक से अधिक समय से इथियोपिया में काम कर रहे आर्थिक मामलों के जानकार सुनील वर्मा से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 16-17 दिसंबर को इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडिस अबाबा होंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा है क्योंकि भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन और साथ ही साथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को, चाहे वो कूटनीतिक संबंध हो चाहे वो आर्थिक संबंध हो, उनको और विस्तार देना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार ये सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक दशक से ज़्यादा लंबे समय से रहने वाले सुनील वर्मा जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान अगर देखें तो भारत के काफ़ी सारी कंपनियां तो यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन आगे की राह किस तरीके से दिखती है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, इसको विस्तार देने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का आगमन का सबसे पहले तो हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस समय हम आशा रखते हैं कि इस दौरान काफ़ी सारे समझौते होंगे और काफ़ी सारे निवेशक जो भारत के आए रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ की जितनी भी अवसर हैं यहाँ पर जो सरकार ने प्रदान किए हैं। पिछले साल कुछ एक रिफॉर्म्स हुआ था जिसमें जिस तरीके से हमारे देश में हुआ था पीछे 90 के दशक में, वो इस साल पिछले साल से यहाँ पे शुरुआत हुआ है। उसके बाद हमें काफ़ी संभावनाएं नज़र आती हैं। उन संभावनाओं को हम कोशिश करेंगे कि अपने जो निवेशक आएंगे उनके साथ साझा करें और इस वजह से काफ़ी निवेश बढ़ेगा, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, हमारे संबंध बढ़िया होंगे और बिजनेस को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। यही वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखें तो फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां यहाँ पे हैं। कौन से ऐसे और क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग को और विस्तार दिया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे करीब 600 से ज़्यादा कंपनियां भारत की जो हैं उन्होंने अपने आप का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। 150 से ज़्यादा कंपनियां एक्टिव काम कर रही हैं। ज़्यादातर उसमें एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसेज इंडस्ट्री में है और कुछ नए सेक्टर्स जो अभी खोले हैं सरकार ने, जो पहले सिर्फ यहाँ के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, उसके बाद काफ़ी सेक्टर्स और खुले हैं। उन सेक्टर्स के खुलने की वजह से जो लोग यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा और जो नए निवेशक आना चाहेंगे उनको भी मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा निवेश हमारे को लगता है कि कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग में और फार्मास्यूटिकल्स का, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये देश अभी भी करीब 90 से 95% दवाएं इंपोर्ट करता है और अगर यहाँ पर ये हम बना सकें तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। एक चीज़ हम और देखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग यहाँ से मेडिकल टूरिज्म के लिए, इलाज के लिए भारत जैसे देशों में जा रहे हैं। तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और कौन से एवेन्यूज़ हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर अलायंस की बात करते हैं, सोलर अलायंस और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन को भारत ने अपने ही G20 की अध्यक्षता में शामिल कराया? सबसे बड़े जो अभी उभर के सेक्टर आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी वजह से हमारी महारत जो है वो हम यहाँ पर इनके साथ साझा कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट खुला है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंस्टीट्यूट खुला है जिसके साथ हमारे को सहयोग करना चाहिए। और जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो अब वर्चस्व रहेगा आगे आने वाले समय में, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एक जो मेरी अपनी व्यक्तिगत मानना है कि हम अगर इथियोपिया में स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करके बाहर निकलते हैं और स्किल नहीं होने की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है, अगर हम उस पर इनका सहयोग कर पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो सर्विसेज में आ सकता है। और हमें चूँकि हमारे पास अपनी क्षमताएं हैं जिनको कि हम यहाँ पे साझा कर सकते हैं। देखिए, तो भारत जो है आईटेक हुआ या फिर ICCR हुआ, इसके ज़रिए इथियोपिया को और अन्य अफ्रीकी देशों को बहुत सारी फेलोशिप और बहुत सारी छात्रवृत्तियों पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता है। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, या जिससे जो कह रहे हैं कि युवा संवाद, ये सब और कैसे आगे की राह को आसान करेंगे? देखिए, एक सेक्टर यहाँ पर अभी भी है, जैसे हमारे यहाँ इथियोपिया में पहले ज़्यादातर हिंदुस्तान के प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे। यहाँ पर आज भी जो सीनियर लीडरशिप है वो या तो किसी इंडियन प्रोफेसर के अंदर पढ़ी है या फिर इंडिया जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है। उन लोगों के साथ अभी हमें और जुड़ना चाहिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए और उससे हमारा पीपल टू पीपल भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बढ़ेगा, अवसर बनेंगे यहाँ के लिए भी और भारत के लिए भी। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल्स डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर हम फोकस करें, इसके अलावा एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग तो मैंने आपको बताया ही है, ये सारे स्कोप हैं जिसको भारत सरकार को और भारत के निवेशकों को देखना चाहिए, इथियोपिया में ही नहीं बल्कि और भी अफ्रीकी देशों में। तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारत इथियोपिया संबंधों को और ज़्यादा मजबूत तो करेगी ही, साथ ही साथ इथियोपिया और समूचे अफ्रीका में संभावनाओं के अपार द्वार खोलेगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, एडिस अबाबा। और अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग जरूरतमंदों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने भारत में अपना निःशुल्क इलाज करवाया है। चिल्ड्रन हार्ट फंड हॉस्पिटल और भारतीय समुदाय के लोगों के सहयोग से जन्मजात दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों का निःशुल्क इलाज भारत में किया जाता है। अब तक तकरीबन 25 बच्चों का सफल इलाज भारत में किया जा चुका है। वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है और अब ये हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार है। और कैसे ऐसे ही परिवारों के साथ हम हैं एडिस अबाबा में, इथियोपिया की राजधानी में, जहां इथियोपिया के बहुत सारे बच्चों का मुफ्त इलाज, निःशुल्क इलाज भारतीयों द्वारा कराया गया है भारत के अस्पतालों में। और अब ये बच्चे जो कि पूरी तरह निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, कहते हैं नमस्ते। देखिए, चेहरे पर मुस्कान, भविष्य की उज्जवल कामना। और ये संभव हो सका है भारतीय समुदाय के अथक प्रयासों से, जो यहाँ पर लगातार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही बलवती कर रहे हैं और उसे और ज़्यादा प्रगाढ़ कर रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दाविद। डॉक्टर दाविद, आपसे जानना चाहेंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज बीन treated by India free of cost in recent years? In recent years, we have close to 20 patients that have been treated. But throughout this experience, throughout our work, we have managed to treat close to 500 patients, which we have sent abroad for treatment. किस तरीके से भारत अपने मानवीय सहायता के तहत लोगों का निःशुल्क इलाज करा रहा है? भारतीय बिजनेस फोरम के को कन्वीनर राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। जयदेवा हॉस्पिटल, अमृता हॉस्पिटल कोची में गए हैं और लगभग 25 के करीब बच्चे अभी तक वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले चुके और वहाँ से आकर अपना स्वस्थ जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? My experience, my son is very happy. He's healthy. Before he's not asleep. Now he's full asleep. I am very happy. So namaste, India. बच्चों के चेहरे पर यह मुस्कान और उज्जवल भविष्य की कामना, ये उदाहरण है भारत के मानवीय चेहरे का। ये उदाहरण है साउथ साउथ कोऑपरेशन का। ये उदाहरण है हार्ट टू हार्ट रिलेशन का। और तभी तो ये बच्चे और इनके परिजन कहते हैं नमस्ते इंडिया। एडिस अबाबा से कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया की यात्रा करेंगे। PM मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और इसमें
इथियोपिया भी अछूता नहीं है। इथियोपिया में बड़ी संख्या में लोग योग को अपनी जीवन शैली में अपना रहे हैं और बाकायदा योग का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 2015 के बाद पूरी दुनिया में तेजी से योग का विस्तार हुआ। दुनिया के हर हिस्से में योग का प्रचलन बढ़ा है। हम एडिस अबाबा में हैं। यहाँ पर इथियोपिया मूल की देवोरा है। देखिए किस तरीके से ओम का चिन्ह पहने हुए लोगों को सूर्य नमस्कार और योगा के अन्य व्यायामों को सिखाती हैं, अन्य आसनों को सिखाती हैं। हम उनसे बात करेंगे और साथ ही जान देंगे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है। वेलकम टू डीडी न्यूज़। What's the reason behind the fascination about yoga? The reason that I started yoga is because I had a very good connection with the Indian community, and I grew up with Indians, and that was in my heart, so it continued. So, did you get any formal training from India regarding yoga? Yes, I did. I came to India for my first teacher's training course. I was in Vrindavan in India with the Shivananda community. That's where I did my first teacher's training course. कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस तो 15 में पहली बार यहाँ मनाया गया। हर जगह पूरे दुनिया में मनाया जाता है। कैसे बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हुआ है और कैसे लोगों की जीवन शैली में आया है? अभी योगा हर व्यक्ति को पता है योगा है, और हर व्यक्ति अपनी सेहत को योगा के साथ जोड़ता है। योगा हर व्यक्ति को उसको मेंटल फिजिकली इम्प्रूव कर रहा है, और अब सभी लोग, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है पूरे वर्ल्ड में, सभी लोग योगा को बहुत जोर से और बहुत जोश से मना रहे हैं। युवा हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे कैसे चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, आपकी जीवन शैली में नए डायमेंशंस जोड़ रही है? योगा मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ सुबह उठ के करता हूँ। योगा मेरे को दिमाग शांत करता है, मतलब मेरे को फोकस करने में हेल्प करता है। पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से मैं ध्यान लगा पाता हूँ। योगा शांति लाता है दिन में, और जो भी एनर्जी होती है वो योगा में यूज़ होती है, तो उससे दिन और अच्छे से जाता है। कुछ अच्छी चीज़ से शुरुआत होता है दिन का, और उससे एग्ज़ाम भी अच्छे से जाते हैं। जी, तो देखिए कि किस तरीके से पूरी दुनिया में योग के प्रति लोगों की लोकप्रियता बढ़ी है। भले ही देवोरा सूर्य नमस्कार की शुरुआत ओम सूर्याय नमः से ना करें, लेकिन हृदय में भारतीयता रची बसी है, और निश्चित तौर से ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे योग पूरी दुनिया को एक सेतु के रूप में जोड़ रहा है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, एडिस अबाबा। और रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर मचा राजनीतिक बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर आज संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी ने विरोध किया, तो संसद में गतिरोध भी देखने को मिला। पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रियंका गांधी इसे झुठलाती हुई नजर आई। तो जिन कांग्रेसी नेताओं ने पीएम को अपशब्द कहे थे, वो आज भी अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हालिया मामलों से पहले भी कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी और उनके परिवार को गालियां दी हैं। रविवार को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कहे गए अपशब्द ने शीतलहर में भी देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। भाजपा ने कांग्रेस के भाषाई मर्यादा के उल्लंघन पर हल्ला बोल दिया है। इसकी गूंज आज संसद के दोनों सदनों में इतनी जोर से टकराई कि सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। भाजपा सांसदों ने दोनों सदनों में पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारों के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाया गया नारा कांग्रेस पार्टी की असली सोच और मानसिकता का प्रमाण है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उधर लोकसभा में भी मामला गरमाया रहा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रैली में आपत्तिजनक भाषा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का स्तर नीचे गिरा दिया है। रिजिजू ने कहा कि ये नारेबाजी उस रैली में की गई जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे। कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। पार्लियामेंट में
कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माफी मांगना चाहिए। नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बावजूद भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसे झुठलाती नजर आईं। कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। प्रियंका गांधी भले ही इससे इनकार कर रही हैं, लेकिन वीडियो में विवादित नारा लगाती एक कांग्रेसी नेता मंजू लता मीणा अपने बयान पर अब भी कायम है। मंजू लता मीणा राजस्थान के जयपुर सिटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बताई जा रही हैं। तो आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ। लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारेबाजी से देश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है। कब्र किसकी खुदेगी, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो, तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा। उनकी यही भाषा है, उनकी यही संस्कृति है। अब इसी संस्कृति पर वो देश का पर राज करने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस के गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं। अब तक के प्रधानमंत्री जी को, उनकी माता जी को गालियां निकालते थे, परंतु अब तो प्रधानमंत्री की मृत्यु मांग रहे हैं। दिखता है कि कांग्रेस का डीएनए किस स्तर तक गिर गया है। अपेक्षा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी देश से माफी मांगेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की रैली का आयोजन हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की मांगों के बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित हो गया है। अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान पूरा होने के बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक लाया जाता है। इसमें वो सारी राशियां शामिल होती हैं जो अनुदान की मांगों के रूप में पारित की जा चुकी होती हैं। विनियोग विधेयक पर नई चर्चा नहीं होती, केवल औपचारिक रूप से विधेयक को पारित किया जाता है। इससे पहले विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महंगाई पर सदन में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। ये बयान पूर्व बैंक गवर्नर ने दिया है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और आरबीआई की सख्ती के कारण महंगाई दर नियंत्रण में रही है। Bank governor, former chief economic advisor, the same person, has been commenting on how India has successfully managed inflation. If you want the name, I'll say it also and get you the video of what he said. India under Prime Minister Modi has succeeded in keeping inflation under control is an observation given by former governor of Reserve Bank. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था के दावे के उलट भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ की शानदार तस्वीर सदन के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पिछले तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ रही है, जबकि वैश्विक वृद्धि 3.2% है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की वृद्धि के दृष्टिकोण को बढ़ा रही हैं और देश की क्रेडिट रेटिंग को BBRS, S&P और R&I जैसी एजेंसियों द्वारा अपग्रेड किया गया है। Trump said India is a dead economy. What is the central government saying? While the global growth is 3.2%, India is growing at 8.2% last quarter, becoming the fastest growing major economy. Every institution is raising our growth outlook for this year and for the forthcoming year. There are clear expressions recognizing India's growth, and no dead economy gets a credit rating upgrade by DBRS, S&P and R&I.
और बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का कल ऐलान हुआ और आज उन्होंने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली पहुंचने पर नितिन नवीन का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया तो पार्टी कार्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी अगवानी की। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी है। नितिन नवीन की बड़ी जिम्मेदारी पर बीजेपी ने नई पीढ़ी को तैयार करने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति, नए संकल्प और नई ऊर्जा का स्पष्ट संदेश देते हुए नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी मुख्यालय में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी भाजपा नेताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। इससे पहले नितिन नवीन के दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत अनेक नेताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। पूरा भारत खुश है। एक तरफ मोदी जी का तजुर्बा, दूसरा तरफ युवा अध्यक्ष का ऊर्जा, ये दोनों मिलकर एक नया भारत हम लोग देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है वो तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता की। बहुत खुशी की बात है कि बिहार से कोई इस जगह पर, और इसलिए भी कि नॉर्मली जो पार्टी मैं देखता हूँ पारिवारिक पार्टी है। आप में क्षमता है, लायक है, नहीं है, नालायक है कि कुछ भी है, तो आप वो जगह फिक्स है। इसी पार्टी में हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता कहीं से कहीं पहुंच सके। भाजपा में नितिन नवीन की पहचान एक संगठनात्मक नेता के तौर पर है। नवीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। नवीन ने पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी शामिल है। 45 साल की उम्र के नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से विधायक है। नीतीश कुमार की पिछली कैबिनेट में संजय सरावगी राजस्व और भूमि सुधार मंत्री थे। संजय सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अभी बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। सरावगी लगभग 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के विभिन्न पदों पर रहकर संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं। दरभंगा सदर से 6 बार के विधायक संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। सरावगी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएई के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा भी किया। अपने पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति महामहिम शेख मंसूर बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आर्थिक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मुबादाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक से भी भेंट की और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुबादाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक और समूह के सीईओ महामहिम
खलीफा अल मुबारक से मिलकर प्रसन्नता हुई। वैश्विक भू आर्थिक स्थिति और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही उन्हें आर्थिक सहयोग के उभरते अवसरों से अवगत कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय दौरे के दौरान एकता और सांस्कृतिक गौरव का आह्वान किया। श्री विजयपुरम में विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि सांस्कृतिक आत्मबोध की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। एकता का अर्थ एक रूपता नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया अक्सर एकता को समानता से जोड़कर देखती है, लेकिन हिंदू समाज हमेशा विविधता में एकता के साथ फलता फूलता रहा है। मोहन भागवत ने हिंदू समाज से स्वामी विवेकानंद के उस संदेश से प्रेरणा लेने की अपील की कि हर राष्ट्र का एक दायित्व होता है जिसे उसे निभाना होता है और एक नियति होती है जिसे उसे प्राप्त करना होता है। भागवत ने कहा कि एक सशक्त समाज के निर्माण और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकजुटता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू जागृत हों तो विश्व जागृत होगा और विश्व को विश्वास है कि भारत ही मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि समस्याओं पर समय बर्बाद करने के बजाय हमें समाधान खोजने चाहिए। आरएसएस प्रमुख के मुताबिक किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति केवल एकता से ही प्राप्त की जा सकती है। हमको अपने से, अपने परिवार से प्रारंभ करके आचरण करना है। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है। उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है और हिंदू की व्याख्या भी बताई है। सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सबैरिंदुरिति स्मृता। इस प्रकार के भाव से स्वयं को परिपूरित करते हुए संपूर्ण देश इस भाव से परिपूरित हो और सबके जीवन ऐसे बने और अपने शक्ति की पराकाष्ठा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, स्वयं देश होकर जिए। ओडिशा कांग्रेस ने पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को अनुशासनहीनता के आरोप से पार्टी से निष्कासित कर उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक कामकाज को लेकर असंतोष तेज होता जा रहा है। मोहम्मद मोकिम ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर राहुल गांधी के नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया और पार्टी में संवाद की कमी पर गंभीर सवाल उठाए थे। माना जा रहा है कि इसी पत्र और सार्वजनिक असहमति के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया। राजनीतिक रूप से इस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व की जीरो टॉलरेंस नीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यह संदेश गया कि शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देने वालों के लिए संगठन में कोई जगह नहीं है। विपक्ष इसे कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के लगातार सिकुड़ते दायरे का सबूत बता रहा है। निष्कासन के बाद मोकिम ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान कड़वा सच स्वीकार नहीं करना चाहती है। उन्होंने पत्र में जो मुद्दे उठाए थे वो पूरी तरह से सच है। शायद कड़वा सच कांग्रेस के हाईकमांड ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तरीका इलेक्शन हैंडल करने का या कुछ मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, लोगों से कनेक्ट ही हो ना पाना, और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी तजुर्बा बहुत कुछ है लेकिन उम्र उनके साथ नहीं है। हम इसको ग्रहण करते हैं और पार्टी हमें अलग कर दिया है, लेकिन मेरा विचारधारा, मेरा जो सोच है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी से रहा है। पूरा चिट्ठी में लिखा हुआ था सीनियर जूनियर बार बार, तो इसके ऊपर उन लोग स्टेप लिए नहीं है। तो अब उनकी पार्टी है, उनकी राय है, उनकी डिसीजन है, उसको हम ग्रहण करेंगे। हम तो छोटा कदम करता है जो हम कोई डिसीजन में तो नहीं भाग ले पाएंगे। खबर पंजाब से, जहां 14 दिसंबर को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है।
अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी मांग है कि 17 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में वोटों की गिनती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होनी चाहिए। राजा वडिंग के मुताबिक इससे चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहेगी। हालांकि एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी के इसी मामले पर लिए गए रुख से अलग है। इससे पहले कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में की आम आदमी पार्टी की सरकार पर इस चुनाव के दौरान फर्जी बैलेट पेपर छापने का आरोप लगाया था। चन्नी ने इस कदम को चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और जनता की आवाज दबाने का प्रयास बताया। उनका कहना है कि यह मामला लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी की सरकार दा मैं खुलासा किया सी इन्हां दे बहुत बड़े षड्यंत्र दा, इन्हां दे बहुत बड़े एक जालसाजी दा, जिहदे राहीं ये बैलेट पेपर फालतू छपा के उन्हां नूं पहलां ही वोटरां नूं दे रहे हैं या अपने BLO नूं दे रहे हैं जिहड़े कि उन्हां 'च पेटियां 'च पा देणगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी हार का ठीकरा पहले ईवीएम पर फोड़ती है, कभी SIR को जिम्मेदार बताती है, तो कभी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करती है और कभी बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव को धांधली की वजह भी बता देती है। जानकार कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर फैली अव्यवस्था को कांग्रेस के इस अलग अलग स्टैंड का कारण बताते हैं। दरअसल कांग्रेस को लगातार चुनाव में मिल रही करारी हार का कारण ही समझ नहीं आ रहा है। एक और तो पंजाब के कांग्रेस नेता बैलेट पेपर पर हो रहे चुनाव की पवित्रता पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान भाजपा को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की चुनौती दे रहा है। पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए चुनावी प्रक्रिया में वोट चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। और NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में पाकिस्तान में रह रहे साजिद जट सहित 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी संगठन में शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले से जुड़े सहायक सबूतों का ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी TRF को पर पहलगाम हमले की योजना बनाने, उसमें मदद करने और उसे अंजाम देने की में उसकी भूमिका के लिए कानूनी इकाई के रूप में आरोपित किया गया है। जम्मू स्थित NIA स्पेशल कोर्ट में दायर 1597 पृष्ठों के आरोप पत्र पर पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद भट्ट का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है। NIA के आरोप पत्र में उन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी हैं जो घातक आतंकी हमले के कुछ हफ्तों बाद जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाची गांव में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए थे। NIA ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भी दंडात्मक धाराओं में प्रयोग किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा धर्म के आधार पर टारगेट किलिंग की गई थी, जिसमें 25 पर्यटक और 1 स्थानीय नागरिक मारा गया था। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पहली नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।